मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। अक्सर कहा जाता है कि मुस्लिमों की आवाज़ नहीं उठती, खास करके उन मुस्लिमों की जो आते हैं अति पिछड़े वर्ग के अंदर। और मैं आपको बताता चलूं, ऐसा नहीं कि संविधान के अंदर बाबा भीमराव अम्बेडकर ने मुसलमानों को याद नहीं रखा था। ऐसी क्या वजह थी जब बाबा भीमराव अम्बेडकर ने तो याद रखा, पर संविधान के अंदर जो संशोधन होना चाहिए था बहुत वक्त पहले, यानी कि अब से लगभग 70 से 73 वर्ष पहले, वो आज तक नहीं हो पाया। बहुत सारी रिपोर्टें बनी हैं, चाहे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो या मंडल कमीशन की रिपोर्ट हो। मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं आज नफीस सलमानी से, जो कि अक्सर मैंने देखा है बैकवर्ड मुस्लिमों के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। आज मौजूदा परिस्थिति के अंदर ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन होकर निपटा भारत के अंदर, मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से, और आप भी मेरे दर्शक हैं और जानते होंगे कि अक्सर ऐसा होता है कि कोई बड़ी महामारी जब देश में अपना कब्जा कर लेती तो उसके अंदर खास करके संस्थाओं पर असर ज़्यादा पड़ता है। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा जिससे कि हमारे दर्शक भी समझ लें और भारत के वो अति पिछड़े वर्ग के मुसलमान भी समझ लें जो जिनका हक है अनुच्छेद 341 पर। स्वागत है नफीस साहब आपका भारत न्यूज़ में। शुक्रिया। नफीस साहब, आपका जो अनुच्छेद 341 पर मैंने कई बार प्रोग्राम देखा है, स्टैंड भी रहा है आपका। अब क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी एक तरह से देश में आपदा आई और उससे उभर नहीं पाए हैं, खास करके गरीब मुसलमान जो कि अति पिछड़े वर्ग में आते हैं वो तो और ज़्यादा डाउन हो गए हैं। तो अब आपकी संस्था क्या कर रही है? ये संस्थाओं का तो हमेशा से आवाज़ उठाने का ही काम रहा है और आज भी संस्था अपनी वक्त वक्त पर आवाज़ उठाती रहती है। बैकवर्ड मुस्लिम महासभा ने संविधान के अंदर जो धारा 341 की बात है वो हमेशा से उठाती रही, क्योंकि इसी के अंदर मुसलमानों के सारे मसाइल छुपे हुए हैं। जिन जिन जातियों को सरकार से हिस्सेदारी मिली है, रिजर्वेशन मिला है, उनको फ़ायदा हुआ है, और मुसलमानों को भी अगर उसका फ़ायदा मिलता है तो फिर ज़रूरी है कि मुसलमान भी तरक्की करेगा। लेकिन चूँकि मौजूदा सरकार ही नहीं बल्कि पुरानी सरकारों ने भी कभी मुसलमानों के मसाइल पर काम करने की कोशिश नहीं की। आप सरकार का जिक्र कर रहे हैं, किसको दोषी मानते हैं? कौन सी सरकार टाइम पर यानी कि काम नहीं कर पाई? देखिए, सरकार तो कांग्रेस की कही जाएगी, क्योंकि कांग्रेस की ही सरकार थी उस वक्त जब संविधान बना। पर कांग्रेस की सरकार तो मुसलमानों की कहलाती थी ना, मुसलमानों ने उसको अपनी माँ भी कहा है, बहन भी कहा है, सब कुछ कहा है। मुसलमानों ने कहा है ना, सरकार ने तो मुसलमानों को नहीं कहा ना। सरकार अगर ये चाहती तो संविधान कमेटी के जो उस वक्त के मेंबर थे जिन्होंने ये कह दिया कि मुसलमान मुसलमान होता है, उसमें जातियाँ नहीं होती, और जबकि मुसलमान जो है मुसलमानों में जातियाँ मौजूद हैं, सलमानी हैं, बासी हैं, दिरीसी हैं, मंसूरी हैं, सैफी हैं, अलवी हैं, मसूदी हैं, मोची हैं, नट हैं, जाट हैं, घोसी हैं, गद्दी हैं, मनियार हैं, तमाम बिरादरियाँ जो हिंदू समाज में बिरादरियाँ हैं वो मुसलमानों में बिरादरियाँ हैं। अब संविधान कह रहा है धर्म के आधार पर कुछ नहीं दिया जाएगा, जाति के आधार पर दिया जाएगा, और जातियाँ मुसलमानों के अंदर मौजूद हैं। लेकिन जो उस वक्त कांग्रेस के नेता थे, संविधान कमेटी के मेंबर थे, मुसलमान थे, उन्होंने कह दिया कि मुसलमानों में कोई जातियाँ नहीं होती, जबकि मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला जो मुसलमान है कोई इराक, ईरान, जॉर्डन से नहीं आया, इसी मुल्क का रहने वाला है। उसके बुजुर्गों ने अपना धर्मांतर किया, इस्लाम कबूल किया और मुसलमान बने, उन्हें फ़ख्र है कि वो मुसलमान है। लेकिन संविधान के अंदर जो अधिकार सबको दिए गए, मुसलमानों को उससे महरूम कर दिया गया, और उसके लिए कांग्रेस बड़ी जिम्मेदार रही है। कांग्रेस के वो जिम्मेदार रहे हैं जो मुसलमान नेता कांग्रेस के नेता थे। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के जिम्मेदार नेता थे, कांग्रेस में मुस्लिमों का दबदबा रहा है, एक से बढ़कर एक नाम मिल जाएगा आपको कांग्रेस के अंदर सुनने के लिए, चाहे उसमें मैं जिक्र करना चाहूँ गुलाम नबी आज़ाद का मौजूदा वक्त में, या फिर सबसे पहले जिक्र करना चाहें अब्दुल कलाम आज़ाद साहब का। क्या इन लोगों से कभी इन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि भाई निचले तबके पर बिरादरियाँ होती हैं, या इनको मालूम नहीं था, या इनको कोई बताने वाला नहीं था? नहीं, ये सब लोगों को मालूम था, इनको जानकारी थी इस बात की कि जो मुसलमान बने हैं वो लोग हैं जिन्हें धर्म के आधार पर, धर्म में जाति के आधार पर उनको सताया गया था। उनमें जो है ना जुल्म ये होता था कि ये नाई है, ये धोबी है, बढ़ई है, ये फ़कीर है, ये कमीन है, ऐसे में उनको छोटी बिरादरियाँ समझा जाता था। और वो हुकूमत करने के लिए ही वो मुसलमान बने, वो मुसलमान बनने के लिए खासाब बने, सैयद बने, पठान बने, और तरह तरह की बिरादरियों में वो बन गए। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ और देश ने अपना एक संविधान दिया, उस संविधान ने कहा कि संविधान धर्म के आधार पर किसी को कुछ नहीं देगा, जाति के आधार पर देगा। तो जब जाति के आधार पर देने की बात आई
तो वो जो कांग्रेस के वो नेता थे वो अपर कास्ट बिरादरियों से ताल्लुक रखते थे। उनमें से कोई दलित बिरादरी का मुसलमान नहीं था। चूंकि मुसलमानों में मोची भी हैं, मेहतर भी हैं, नट भी हैं, हलाल खोर भी हैं। जो 13 बिरादरियां हैं वो एससी में आती हैं, 37 बिरादरियां हैं जो बैकवर्ड में आती हैं। उनके लिए उन नेताओं ने नहीं सोचा। तो कांग्रेस के जो वो नेता थे उन्होंने मुसलमानों का जो है वो अधिकारों का हनन किया, वो उन्होंने नुकसान पहुंचाया है हिंदुस्तान के मुसलमानों को। और आज जब मुसलमान बैकवर्ड बिरादरियों से आज जो है ना कलेक्टर बन के आ रहे हैं, जज बन के आ रहे हैं, इंजीनियर बन के आ रहे हैं, आज वो आवाज़ उठाने की बात कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, बैकवर्ड मुस्लिम महासभा के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं वो हसीन अहमद सिद्दीकी एडिशनल कमिश्नर रहे इनकम टैक्स में, और उन्होंने जब ये आवाज़ उठाई तो इस बुनियाद तक उठाई कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम चेतना रथ यात्रा निकाली और मुसलमानों को जागृत किया, सरकार के कानों तक आवाज़ पहुंचाई। लखनऊ के लक्ष्मण मेला पार्क में एक बड़ी रैली करके सरकार तक वो उस आवाज़ को पहुंचाने का काम किया। राजेंद्र सच्चर कमेटी रिपोर्ट कह रही है कि मुसलमानों की जो स्थिति है वो बद से बदतर है, और उसकी वजह यह है कि उनको भारत के संविधान में जो अधिकार मिलना चाहिए था उससे वंचित रखा गया। और वंचित रखने के लिए कांग्रेस के वो मुसलमान नेता जो अपना आप को बैकवर्ड नहीं मानते थे, वो फॉरवर्ड मानते थे, वो अपना आप को शेख सैयद मुगल पठान समझते थे, उन्होंने उनके अधिकारों का हनन किया। और जैसे जाति के आधार पर रिजर्वेशन मिला बैकवर्ड हिंदू समाज के लोगों को, दलित हिंदू समाज के लोगों को, ऐसे ही मुस्लिम समाज में भी अगर 13 जातियों को रिजर्वेशन मिला होता, 37 बिरादरियों को मुसलमानों की रिजर्वेशन मिला होता, तो शायद ये जो आज मुसलमानों की स्थिति है वो नहीं होती। हम भी समझते हैं क्योंकि हमने भी पढ़ाई की है और हम जानते हैं कि मौजूदा वक्त में जो शिक्षा का स्तर मुसलमानों के अंदर गिरा हुआ चल रहा है, उस पर हमने कई बार भारत न्यूज़ पर खबर की है। मैं थोड़ा सा नफीस साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि कई सारे संगठन चल रहे हैं बैकवर्ड की बात करने के लिए, तो क्या आप लोगों में एकता है? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, संगठन बहुत सारे बनाने में और चलाने में कोई बड़ी बात नहीं होती, वो किसी न किसी पार्टी के शिकार। आप जितने भी बैकवर्डों के नाम पे या मुसलमानों के नाम पे संगठन आप उठा करके देख लीजिए, वहाँ आपको एक भी मुसलमानों का संगठन ऐसा नहीं मिलेगा जो बैकवर्ड मुसलमानों की बात करता हो। वो या तो बात करेगा कांग्रेस की, या बात करेगा बीजेपी की, या बात करेगा समाजवादी पार्टी की, और अपनी अपनी बिरादरी के थोड़े थोड़े से संगठन बना करके उनके नेताओं को जो है ना अपना नेता बना करके और वो पेश कर देते हैं। मुसलमान समझता है ये हमारा नेता है, असल में वो किसी का नेता मुसलमानों का नहीं होता, वो सिर्फ उस पार्टी का नेता होता है जो पार्टी उसका पेट भरने का काम करती है। तो पेट भरने का काम करती है, तो क्या नजरिया है आपका कि किस ओर जाना चाहिए आज की नौजवान नस्ल को? अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से तमाम बिरादरियों को, तमाम देश को एक साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले जो मुसलमान हैं वो तो आज ठीक है, वो कहते हैं कि हमने 3 तलाक पर महिलाओं के लिए काम किया, वो तमाम चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो मुसलमानों की जो बुनियादी समस्या है उसको अगर वो दूर करना चाहते हैं तो संविधान के अंदर जो 341 है वो उसमें संशोधन करके मुसलमानों को भी उसी तरह से अधिकार मिल जाए जिस तरह से वो भी मुख्य धारा के अंदर आकर के इस देश का हिस्सा अपना आप को समझते तो हैं ही, उसमें वो भी तरक्की करें। नौजवान क्या करें? नौजवानों के लिए नहीं, सबके लिए फायदेमंद होगा अगर सरकार धारा 341 के अंदर अगर संशोधन करके और उनको भी जाति के आधार पर रिजर्वेशन देने की बात अगर कर देती है सरकार, और उसके लिए प्रस्ताव लोग संशोधन क्या होना चाहिए? हालांकि उस पर मजहबी पाबंदी लगी है। देखिए मैं कह रहा हूँ कि मजहब के आधार पर तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ जैसे रिजर्वेशन मिल रहा है दलित समाज के लोगों को, तो उसी के अंदर जो है ना उन दलित समाज के लोगों को भी रिजर्वेशन में शामिल किया जाए, जो मुसलमान है या उनको अलग से रिजर्वेशन दे दिया जाए। भाई 13 बिरादरियाँ मुसलमानों में आती हैं जिसमें नायबी हैं, धोबी हैं, बड़ई हैं, हलाल खोर हैं, मल्ला हैं, केवट हैं, ऐसी बहुत सा 13 बिरादरियाँ हैं जिनको जो है रिजर्वेशन दे करके उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी से किसी को कोई बैर नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, तो अगर वो चाहते हैं कि देश के सभी लोगों का विकास हो तो उनको भी मुख्य धारा के अंदर लाया जाए, तो उनके लिए जो रिजर्वेशन की भूमिका संविधान के अंदर दी गई है और उसमें जो कमियां कांग्रेस ने की हैं उस खामियों को दूर करके वो उनको लेकर के आए, तो मैं समझता हूँ कि कम से कम और भी नहीं तो बैकवर्ड मुसलमान तो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा होगा। फिर भी नफीजी में थोड़ा सा मुझे अगर ये मालूम हो जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि देखिए अक्सर कहा जाता है कि नौजवान जो होता है किसी भी कौम का वो बड़ा यानी कि एक्टिव होता है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है,
क्या आप लोगों के संगठन उन तक पहुंच रहे हैं या आपके नौजवान समझ रहे हैं कि अनुच्छेद 340 है क्या, इसमें क्या संशोधन होना चाहिए? क्या आपका संगठन वहां तक उन तक पहुंच रहा है और वो जानते हैं आपको, या आपके इस मुद्दे को कि भाई किस तरह से उनका भविष्य सुधर सकता है? कैसी ऐसी बात कर रहे हैं आप? सरकार जो है, सरकार को भला ऐसे कैसे हो सकता है कि सरकार को मालूम ना है कि मुसलमान? नौजवानों की बात कर रहा हूँ, नस्ल की बात कर रहा हूँ। नौजवानों में आजकल वो जमाना नहीं है कि सिर्फ मुसलमान जो है ना वो अपने बच्चों को हाफिज कारी मौलवी ही बनाता है, वो IAS PCS वो और हर भूमिका के अंदर अपने बच्चों को आगे लेकर के जा रहा है। वो मुफ्ती भी बनाता है तो वो IAS भी बनाता है। नबी जी, हमने बहुत सारे मदरसों की वाइट की है, ऐसी बात नहीं है। हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं वो खबरें लगी हुई कि मदरसों से जुड़े हुए जितने भी बच्चे होते हैं उनको नहीं मालूम होता। बहुत सी संस्थाओं से हमने संपर्क किया, उनको नहीं मालूम है। सलमानियों को बिल्कुल नहीं मालूम है, सैन को यानी क्या कहते हैं, मंसूरियों को बिल्कुल नहीं मालूम है। बहुत कम यानी कि मुनासिब से लोगों को मालूम है अनुच्छेद 340 है क्या और इसमें परिवर्तन क्या होना चाहिए। तो मैं तो कहूँगा ना कि नौजवानों में नहीं मालूम आपको। देखिए, मालूमात जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हैं तो आप जानते हैं, मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मैं जानता हूँ, जो पढ़े लिखे हैं वो सब जानते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए देखिए उतने संसाधन मुसलमानों के बच्चों के पास नहीं है जो सरकार तक या पब्लिक तक जो है ना वो उसको पहुंचा सकेगा। आज का ज़माना ये है कि अगर आपका 4 MLA आपके जीते हुए हैं तो आप अपनी बात मनवा सकते हैं, अगर आपके 4 सांसद जीते हुए हैं तो आपको वो अधिकार मिल सकते हैं। लेकिन हम तो उतने पीछे चले गए हैं कि हमारे ना तो सांसद हमारा है ना विधायक हमारा है, वो किसी ना किसी पार्टी का तोता है। जो शिकारी एक तो तीतर पालता है और वो उसे दाना खिलाता है और सीटी पे उसे बोलना सिखाता है, और जब वो बोलना सीख जाता है तो जंगल में लेके जाता है और सीटी मारता है, जो तीतर बोलता है उसकी आवाज़ सुन के तमाम तीतर चले आते हैं और सब के सब उसके शिकारी के जाल में फंस जाते हैं। शिकारी सबको काट के खा जाता है, वो शिकारी तीतर फिर तो काजू बादाम खाता रहता है। कैसे बचा जाए इससे? उससे बचने के लिए सरकार को चाहिए, सरकार की नज़र में सब है, सरकार सब जानती है, ऐसा नहीं है कि सरकार उससे अनजान है। भारत के आप सरकार को ही दोषी ठहरा रहे हैं, जनता को जागरूक क्यों नहीं कर रहे? जनता से क्यों नहीं कहते आप? जनता की आवाज सरकार है, जनता ने चुन करके एक सरकार को चुना और वो सरकार तमाम धर्मों के, जातियों के से ऊपर उठ करके सबके विकास के लिए बात कर रही है, काम कर रही है। तो हिंदुस्तान का मुसलमान भी इसी मुल्क का नागरिक है, उसके युवाओं के अधिकारों को भी सरकार जानती है, ऐसा नहीं है कि वो जानती नहीं है। और हमारी जो संस्था है बैकवर्ड मुस्लिम महासभा, वो वक्त वक्त पर जो है सरकार से अपनी बात को रखती रही। संगठन की ओर से, हमारे चैनल की ओर से क्या अपील करना चाहेंगे आप समाज से? मैं समाज से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो भला क्या करे ऐसे हालात में जिसका घर जल गया हो फसादात में। एक नादार का झोपड़ा जल गया, क्या से क्या हो गया रात ही रात में। हमने खून से सींचा था जाने वतन, सिर्फ कांटे मिले हमको सौगात में। हौसला है अगर बढ़ के खुद छीन लो, हक न मिल पाएंगे तुमको खैरात में। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो भी हम अधिकारों की बात करते हैं, किसी को भी मांगने से कुछ मिलता नहीं है, अपने अधिकारों के लिए इकट्ठा होना पड़ता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा और इस्लाम ने सबसे पहले कहा कि आपके अंदर यूनिटी होनी, मुंतसिर हो तो बदल सकते हो निज़ाम हुकूमत, मुत्तफिक हो तो बदल सकते हो निज़ाम हुकूमत, और मुंतसिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। अगर इकट्ठे होगे तो आपके अधिकार सरकार देगी, और अगर आप इकट्ठे नहीं होगे और इकट्ठे होकर के बात नहीं करोगे तो सरकार आपके अधिकारों का हनन करेगी। राहिबर जरूरी है, रहनुमा जरूरी है, और रब तलक पहुंचने को सिलसिला जरूरी है। रहमतों के दरवाजे खुद ब खुद नहीं खुलते, बारगाह अक़दस में इंतज़ा जरूरी है। तो इंतजा तो भाई देखिए, मैं जिस तरह से नफ़ीस साहब ने अपनी बात रखी है और एक शेर के साथ में बात ख़त्म की है, इंतजा के लिए, इंतजा के शब्द को समझने की ज़रूरत है। अब मैं थोड़ा सा और बात करना चाहूँगा कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये पूरी खबर इंटरव्यू जो आपने देखा है, इसको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। एक बार समझ में ना आए दोबारा चलाइए, शेयर करने से ये पता पड़ जाएगा कि भाई आपने दूसरों का हक अदा कर दिया। बहरहाल इस खबर को करने का मकसद यही था कि कम से कम अनुच्छेद 340 पर भारत न्यूज़ जैसे पहले रोशनी डालता था, आज भी डाला है, क्योंकि ये हक है उस समाज का जो वाकई में दबा कुचला है। मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे थे भारत न्यूज़।